नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से वो मुकाम पाया है जहां पहुंचकर ये भारत और भारतीयता की सेवा कर पाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व को आज हमने अपना मेहमान बनाया है। इनसे हम आपकी मुलाकात कुछ पलों में कराएंगे। इससे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको, वनों के साथ मानव का रिश्ता कैसा है? जवाब आपका शायद यही होगा कि बहुत गहरा है। लेकिन इसकी गहराई को अगर हमें समझना है तो समझना ये होगा कि वनों के साथ जिस समय से मानव की उत्पत्ति हुई है, क्या उसी समय से ये रिश्ता चला आ रहा है? कहते हैं कि वन जीवन का आधार है, तो क्या मानव के अस्तित्व में आने के बाद वनों को भी मानव ने अपना आधार बनाकर रखा हुआ है? क्या परिवर्तन है आज परिस्थिति में? क्यों आज वनों का संरक्षण ज़रूरी है? क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान और किस तरह से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इनकी उपयोगिता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं मन में, और इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मेहमान के रूप में हैं वर्ष 2013 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी और वर्तमान में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में निदेशक के पद पर पदस्थ श्री धम्मशील गणवीर जी। गणवीर जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। गणवीर जी, सबसे पहला प्रश्न मन में, मानव और प्रकृति के रिश्ते को सब कहते हैं बहुत गहरा रिश्ता है। अगर हम जानना चाहें कि ये कितना महत्वपूर्ण है तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि मानव और प्रकृति अपने आप में एक जो है ये इनका गहरा संबंध है। अगर हम मानव की उत्पत्ति के बारे में अगर बात कहें तो जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वन के जो हमारे जो पूरा ये पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलेंगे, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में वनों के पास में ही जो है मानव की जो है उत्पत्ति हुई है। जो जितना भी हम जो सभ्यताओं अगर देखेंगे तो सभ्यताओं में भी देखा जाता है कि जो है मानव का जो रहवास रहा है आसपास के जंगलों में, जंगल के पास में, नदी नाले के पास में, इस प्रकार के उनके जो है वो हैबिटेट के रूप में उनको उपयोग करते थे। और उसके साथ साथ में जो मानव की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, डेली नीड्स है, उसके लिए भी मानव जो है पहले से ही जो है वो जंगलों के ऊपर जो है निर्भर रहा है। चाहे वो उसके लिए अन्न हो, उसके लिए रहने का ठिकान हो, या उसके लिए भोजन हो, वो सभी के लिए जो है मानव जो है जंगलों पे जो है निर्भर रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मानव का जो गहरा संबंध जो है प्रकृति से है। और प्रकृति मतलब इसमें जंगल, नदी, नाले, पूरा पर्यावरण जिसको हम लोग प्रकृति कहेंगे। जी, बस्तर की बात करते हैं। जानना चाहेंगे कि बस्तर वनांचल है और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं कहते हैं उनकी निर्भरता बहुत ज़्यादा है वनों पर। तो कैसा नाता आपको नज़र आता है बस्तर के ग्रामीणों का यहाँ के वनों के साथ? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बस्तर अपने आप में एक बहुत बड़ा एक भूभाग है। जहाँ बस्तर की अगर हम बात करते तो बस्तर अपने आप में जैसे केरला जैसे राज्यों से बहुत बड़ा एक यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया है इसका। और उसकी अगर हम बात करें, बस्तर में जो यहाँ के समुदाय है, यहाँ के जो ग्रामीण है, वो वनों पर काफ़ी जो है हज़ारों सालों से यहाँ पे निर्भर है। और यहाँ के जंगल एक प्रकार से देखेंगे तो ये बस्तर ये एक साल का एक महाद्वीप यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। और उनकी निर्भरता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो समुदाय है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो अपने लघु वनोपज संग्रहण जो है अपने जंगल से ही करते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो उनका आजीविका है वो लगभग जो है वो वनों के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो समुदाय है वो वनों पे काफ़ी आश्रित है। और उसके साथ साथ में हम थोड़ा और गहराई में देखेंगे तो वनों से इनका एक लगाव इसलिए भी है क्योंकि इनकी संस्कृति से भी जो है वनों से जो है लगाव है या वनों से जुड़ाव है। इनके जो जितने भी अगर हम देखेंगे ग्रामीणों के, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो देव गुड़िया है, वो जंगल के क्षेत्र में ही हमको जो है वो अवस्थित मिलती है। उसके साथ साथ में उनके जो समुदाय में जो टोटेम का कल्चर है, उसमें भी आपको जंगल के जो अवयव है, जंगल के जो एलिमेंट्स है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो वन्य जीव हो, उसका हमको कहीं ना कहीं जो है उसका जो है उदाहरण उनके जीवन में देखने को मिलता है। और उनकी जो आजीविका है एक प्रकार से जंगलों पे निर्भर है और जंगल से ही उनका जुड़ाव ज़्यादा है। जी, अच्छा, बात होती है वनों की, और हम जब बात करते हैं वनों की, लेकिन उद्यान शब्द जब बीच में आता है, राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको क्या समझें कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो हमारा जो भारत में
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना है 1972 का, और उसमें जो है जो हमारे संरक्षित क्षेत्र की परिभाषाएं की गई है, और संरक्षित क्षेत्रों में जो नेशनल पार्क्स आते हैं, सेंचुरीज आते हैं, इस प्रकार, या कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं और कम्युनिटी रिजर्व, इस प्रकार के 4 प्रकार के उन्होंने संरक्षित क्षेत्रों को बांटा गया है। अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क एक ऐसा जो है स्थान है जहाँ पे आपको जैव विविधता प्रचुर मात्रा में मिलती है, या उसको हम कहेंगे कि हमारे जो इकोलॉजी है या हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी बहुत अहम भूमिका है। वहाँ का वन्यजीव बहुत ही विशेष है, या वहाँ के वन्यजीव को बचाना एकदम आवश्यक है, या वहाँ के वन्यजीव में जो है सब चीज़ आता है। जैसे वन्यजीव में छोटे झाड़ियाँ भी आएंगे, वनस्पतियाँ आएंगी, वन्यजीव जानवर भी आएंगे, और वहाँ का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब तो ये कहना चाहूँगा मैं कि जो पूरा ये ऐसे ठिकान जहाँ पे इकोलॉजिकली मतलब जो पारिस्थितिकी के रूप में वो बहुत जो है महत्वपूर्ण है, ऐसे स्थानों को ही जो है नेशनल पार्क के रूप में उनको दर्जा जो है प्राप्त होता है, और ये जो है पूरी प्रक्रिया होती है इसको सेलेक्ट करने का, डिक्लेयर करने का, ये राष्ट्रीय स्तर पे इसकी मतलब डिक्लेरेशन होता है। तो कह सकते हैं कि जो हम पर्यावरण के संतुलन की बात करते हैं, बिल्कुल, तो ये संतुलन जो है ये बेहद ज़रूरी है, ठीक, किसी भी मानव जाति के कल्याण के लिए कहें, वन्य जीवों के लिए कहें, वनों के लिए कहें अगर तो क्या लगता है आपको कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्या इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है? क्या विशेषताएं हैं इसकी? बिल्कुल, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि नेशनल पार्क्स की क्या मतलब किस प्रकार से नेशनल पार्क्स घोषित किए जाते हैं, और वैसे ही जैसे पर्यावरण, जैसे आपने बोला कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए ये ऐसे स्थान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसी को परिदृश्य में रखते हुए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है, और वो 1982 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है बस्तर जिले में। और अगर हम देखेंगे तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि थोड़ा अगर हम पर्यावरण या इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो ये राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भूमिगत गुफाएं कई सारी देखने को मिलती है। तो और दूसरा अगर हम देखेंगे तो कई ऐसी वनस्पतियाँ हैं, कई ऐसे जो वन्यजीव है जो रेयर है, जो मतलब कई सारे दूसरे जगहों में देखने को नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे बस्तर की पहाड़ी मैना, वो हमारा जो है यहाँ पे राजकीय पक्षी है, और उसके साथ साथ में केवल वो हमारे राष्ट्रीय उद्यान में ही अभी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ में जो गुफाओं की मैं बात कर रहा था, तो भूमिगत गुफाएं जो लाइमस्टोन की गुफाएं हैं, हमारे यहाँ पे लगभग अभी 15 से अधिक गुफाएं जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं। और उसके साथ साथ में जो कुछ ऐसे वनस्पतियाँ हैं जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है, और क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ईस्टर्न घाट जो है उससे लगा हुआ क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकली भी ये कनेक्टिंग लिंक है ईस्टर्न घाट से। तो ये इस प्रकार की हमारे विशेषताएं हैं। और वन्य जीवों में हमारे यहाँ पे जैसे माउस डियर है, जायंट स्क्विरल है, जो उसके अलावा जो है हमारे जो चौसिंगा है, मगर है, इस प्रकार के जो वनस्पति है, और 200 से अधिक हमारे जो है पक्षी की प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती है। पहाड़ी मैना की आपने बात की, राजकीय पक्षी छत्तीसगढ़ राज्य का, उसका राज लोगों के दिलों पर तो है, लेकिन उसका राज इस कांगेर घाटी उद्यान में किस तरह चल रहा है, क्या स्थिति है आज? बिल्कुल, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बस्तर हिल मैना की अगर हम बात करें तो बस्तर हिल मैना अपने आप में एक जो है विशेष पक्षी है, और उसकी विशेषता ये है कि बस्तर पहाड़ी मैना आदमी का जो आवाज़ है वो हुबहू उसको जो है कॉपी करता है। आपको लगेगा कि ये आदमी ही जो है कोई बोल रहा है, इसीलिए एक बड़ा आकर्षण, तो इसलिए बहुत बड़ा आकर्षण का एक जो है वो ये है पक्षी है। और उसके साथ साथ में वो एक ऐसा पक्षी है जो उसकी इकोलॉजी को अगर हम देखेंगे, उसके अगर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अगर देखेंगे तो साल के वनों में ही ये देखने को मिलता है, और साल के वृक्षों में उसके घोंसले पाए जाते हैं। और वो घोंसला भी स्वयं नहीं बनाता है, कठफोड़वे जो दूसरे पक्षी होते हैं उनके द्वारा बनाए गए घोंसलों में वो जो है अपना निवास करते हैं। और काफ़ी जो ऐसा इलाका है या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शांत इलाका हो, जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, तो ऐसे इलाकों में वो रहना जो है पसंद करते हैं, और काफ़ी संख्या में भी रहते हैं, फ्लॉक्स में भी रहते हैं, 50, 100, 150 के फ्लॉक्स में भी वो देखने को मिलते हैं। और हमारे अभी राष्ट्रीय उद्यान में लगभग राष्ट्रीय उद्यान से लगे जो गांव है वहाँ पे भी लगातार जो है मैना जो है देखने को मिल रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। निश्चित तौर पर सबके लिए खुशी की बात है ये। अच्छा, जानना चाहेंगे इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद क्या वनों का संरक्षण हुआ है, क्या वन्य जीवों का संरक्षण हुआ है,
अगर हुआ है तो आज किस स्थिति में है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने से हमारा जो पूरा ये कांगेर का एक भूभाग जिसको हम बोलेंगे, और ये कांगेर नेशनल पार्क का नाम जो है कांगेर नदी के नाम से ये बना हुआ है। और कांगेर नदी जो है लगभग 32 किलोमीटर जो है हमारे नेशनल पार्क से गुजरती है और आगे जाके वो कोलाब जो रिवर है उसमें वो मिलती है। और कोलाब नदी आगे जाके जो है वो गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो हम जैसे अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के बाद में ये राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है ये पूरा भूभाग की अगर हम बात करें तो आसपास का जो जनजीवन है उसको भी जो है हमने प्रयास किया है कि उसके राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के साथ जोड़े। तो ये समुदाय जो आसपास में रहते हैं, जो यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है, उनको हमने राष्ट्रीय उद्यान के इस संरक्षण की दिशा में जोड़ा है जब से ये राष्ट्रीय उद्यान बना है। और उससे हमारा जो पूरा भूभाग है उसका संरक्षण हुआ है। कई ऐसे जो वन्यजीव है, जैसे हम लोग मैना की बात कर रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ की क्रोकोडाइल की अगर बात करें, या दूसरे ऐसे जो छोटे जो जीव है जिसको हम लोग लेसर नोन स्पीशीज बोलेंगे, जो जिसको लोगों को पता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कई जगहों में हमारे पूरे भारत की अगर बात करें तो माउस डियर जो है काफ़ी ऐसे कम स्थान है जहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप माउस डियर जो है देखने को मिलता है। जायंट स्क्विरल काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर उसकी हम लोग और विशेषता की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे आपके साल के जंगल भी मिलेंगे और सागौन के भी जंगल मिलेंगे। तो दोनों का ये समागम आपको हमारे राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। तो ये राष्ट्रीय उद्यान होने से हमारा और दूसरी और मैं बात कहना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान में जो जंगल है वो काफ़ी घने जंगल है, और ये घने जंगल जो है अभी भी बचे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित करने से हमारा राष्ट्रीय यहाँ का जो पूरा जो लैंडस्केप है इसका संरक्षण हुआ है। देखिए, संरक्षण बहुत ज़रूरी है और निश्चित तौर पर संरक्षण जो है हुआ है। संवर्धन भी बहुत ज़रूरी है। और जानना चाहेंगे कि वन्य जीवों की ब्रीडिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि उनकी ब्रीडिंग की जाए? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेशनल पार्क्स एरिया में हम लोग जो प्रयास करते हैं कि वन्यजीवों का संरक्षण हो, और वन्यजीवों के संरक्षण होने के लिए हम लोग लगातार अलग अलग प्रकार के जो है प्रयास करते रहते हैं, जिसमें चाहे तो हमारा पेट्रोलिंग करना हो, या ग्रामीणों को संरक्षण की दिशा में जोड़ना हो, या फिर जो है हम कोई प्रचार प्रसार या अवेयरनेस करना हो लोगों में, बच्चों को जोड़ना है, स्कूली बच्चों को जोड़ना है। तो इस प्रकार के हम लोग पूरे जो है उपक्रम करते रहते हैं। उसके साथ साथ में हम ये प्रयास करते हैं कि जो वन्यजीव हमारे राष्ट्रीय उद्यान में है उसकी नेचुरल ब्रीडिंग हो। तो नेचुरल ब्रीडिंग हो तो हम अगर उनको सुरक्षा अगर प्रदान करेंगे, उनको अगर डिस्टर्बेंस कम रहेगा उनके रहवास में, तो नेचुरल रूप में उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि अनुकूल वातावरण जो उनको चाहिए। बिल्कुल, तो उनके लिए हम लोग जो हैबिटेट है उस हैबिटेट का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और जिससे कि वो अपने आप में जो है एक नेचुरल वे में उनकी ब्रीडिंग हो सके और पॉपुलेशन उनका बढ़ सके। किस तरह की अपेक्षा होती है आप लोगों की ग्रामीणों से, और क्या वो अपेक्षाएं पूरी होती हैं? कैसा सहयोग मिलता है ग्रामीणों का? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ग्रामीणों की भूमिका इसमें अहम है, क्योंकि वन विभाग एक जो है अंग है जो वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करता है। लेकिन अगर हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चाहे बस्तर हो या फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो, तो ग्रामीणों की भूमिका इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि ग्रामीण जो है वो सतत रूप से हजारों सालों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, और यहाँ पे संरक्षण भी जो है हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो यहाँ का जो संस्कृति है वो पर्यावरण और जो हमारे जो वनों से संबंधित है, और कई उनके जो त्यौहार है, जो रीति रिवाज है, वो जंगलों से जो है जुड़े हुए हैं, और तो उससे जो है जंगलों का संरक्षण हुआ है। और हम ये प्रयास करते हैं कि ग्रामीणों को कैसे इस दिशा में फिर और जोड़ा जाए, जो संस्कृति और प्रकृति का जो संबंध है उसको हम लोग और कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। और उस दिशा में हम लोग ग्रामीणों को सतत जो है हर एक गांव को जोड़ते हैं, और उसको जोड़ने के लिए हमारे यहाँ पे वन प्रबंधन समितियाँ वो हमारे गांव में जो है हर गांव में उसका गठन होता है, और वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से हम उनकी भूमिका को जो है वो सुनिश्चित करते हैं कि जो संरक्षण हम लोग करने जा रहे हैं या जो प्लानिंग हम लोग करेंगे वन्यजीव संरक्षण में, उनका जो है जो उनका जो एक प्रकार से कहेंगे कि उनकी भूमिका या उनका सहयोग जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं,
तो निर्णय लेने में उनका एक प्रकार से हमारा कंसल्टेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे, वो कंसल्टेशन जो है हम लोग ग्रामीणों का भी लेते रहते हैं। और उनका जो जिस एरिया में जैसे जंगल में आग लग रही है या वन्यजीव का कहीं अतिक्रमण अगर हो रहा है, तो उस दिशा में हम लोग ग्रामीणों का सहयोग जो है उसमें लेते प्राप्त करते हैं और उससे हम लोग संरक्षण जो है सुनिश्चित करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इन सारे सवालों से हट करके थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन में हम झांकते हैं। आपका बचपन कहाँ गुजरा, क्या माहौल था परिवार का? बिल्कुल, मैं जो है अपने बारे में बताना चाहूँगा तो मैं महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करता हूँ और महाराष्ट्र में भंडारा जिला है, जहाँ पे एक साकोली एक तहसील के पास में मेरा गांव है, आमगांव खुर्द। और मेरा बचपन लगभग मेरे गांव के पास, मेरे गांव में ही गुजरा है। और गांव के पास में 4-5 किलोमीटर दूरी में एक स्कूल था, प्राथमिक शाला, और मेरा जो हाई स्कूल है वो वहीं पे हुआ है। और उसके बाद में फिर मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है उसके लिए मैंने पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, जो महाराष्ट्र में ही है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन पूर्ण किया, कृषि विश्वविद्यालय से। तो मतलब तैयारी थी इस क्षेत्र में आने की, या फिर अनायास ही ऐसा एक मौका आया कि एक टर्निंग पॉइंट आया और आप यहाँ पर पहुँचे हैं? बिल्कुल, मतलब 12वीं जब मेरी कंप्लीट हुई थी उसके बाद में मुझे मेरे जो गाइड थे, मेरे जो टीचर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो है इस क्षेत्र में जा सकते हैं और इस क्षेत्र में काम करने का अच्छा एक संभावना है, स्कोप है। तो इसलिए मैंने फिर इस क्षेत्र को चुना कि हम कुछ वन्य जीव या वानिकी क्षेत्र में जाकर अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैंने वानिकी क्षेत्र में ही मेरा जो है ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा वानिकी में ही रहा है। जी, तो वन सेवा की जो परीक्षा होती है, इसके लिए किस तरह की तैयारी आपने की, कैसी चुनौतियां आईं, कैसे सामना किया? हम चाहेंगे कि आपके इस जवाब से हमारे बहुत सारे युवा दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो भी इस तरह की किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, एक मुकाम बनाना चाहते हैं, तो वो भी दिशा निर्देश ले सकें। बिल्कुल, ये जो भारतीय वन सेवा जिसको मैंने तैयारी किया था, तो जब मैं एमएससी की पढ़ाई कर रहा था उसी समय मैंने इस परीक्षा की भी तैयारी करना प्रारंभ कर दिया था। और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पे एमएससी करते वक्त ये अपनी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ किया था। और ये परीक्षा यूपीएससी के द्वारा ली जाती है और जिसमें आपको थोड़ा सा जो ग्रेजुएशन लेवल का जो है नॉलेज जो है होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल के ही आपके सवाल जो है उसमें आते हैं। और मैं जब परीक्षा देता था उस समय मेंस केवल होती थी, लेकिन अभी प्रीलिम उसमें आया है, जो प्रीलिम जिसको हम लोग सीसैट बोलते हैं अभी। और उसके लिए आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसके लिए लगातार जो हमारे जो दैनंदिन जीवन में जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो समाचार, जो न्यूज़ आती रहती है, उसका आपको अपडेट रखना पड़ता है और सतत पढ़ने की आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। और नोट्स जो हम पढ़ रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स बनाने की एक आदत जो है हमको बनानी चाहिए। उसके साथ साथ में जो हमारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, इसके बारे में भी आपको थोड़ा धीरे धीरे आपको गहरा ज्ञान इसमें प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है। और जो मेनली जो हमारे न्यूज़पेपर है उसको आपको अपडेट रखना पड़ता है, तब जाके आपकी तैयारी या प्रीलिम के लिए आपको अच्छा कर सकते हैं। और इसमें यूपीएससी की तैयारी अगर किसी को करना है, क्योंकि लाखों लोग इसमें बैठते हैं, लाखों विद्यार्थी या जो एस्पायरेंट्स रहते हैं, लेकिन इसमें मूल मंत्र यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार होता है कि हम एक विषय में अगर 10 किताबें भी पढ़ लिया जाए, लेकिन उसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि क्या मैं पूरा पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया। लेकिन हम लोग अगर 2 किताब भी उस सब्जेक्ट की पढ़ लिए और उसमें अगर हम लोग पूरा हमें विश्वास है, तो मुझे लगता है वो एग्जाम क्लियर करने में हमको आसानी जाती है। मतलब आत्मविश्वास के बिना ज्ञान जो है बिल्कुल वो निरर्थक है। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये आत्मविश्वास इसकी एक बहुत बड़ी मतलब ये एक मास्टर की है। बहुत अच्छी बात आपने बताई और मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा हमारे युवा दर्शकों का। अब फिर से आते हैं अपने पुराने माहौल में। जानना चाहेंगे आपसे कि जैव विविधता की आपने बात कही, तो उस संदर्भ में अगर हम विशेषता जानना चाहें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, तो क्या है ये विशेषता और कितना बड़ा ये आकर्षण है लोगों के लिए? बिल्कुल, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में जो यहाँ अवस्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता की हम लोग बात करें तो जैव विविधता के रूप में हमारे अगर देखेंगे तो जैव विविधता में चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो हमारे वन्यजीव हो, अलग अलग प्रकार की जैव विविधता हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। और वैसे ही जैसे
मैंने बात की कि हमारे यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे बस्तर हिल मैना जो पाई जाती है वो एक हमारी विशेषता है। उसके साथ साथ में जो पक्षियों की अगर प्रजातियों की बात करें तो 200 से अधिक प्रजातियाँ हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है अभी वर्तमान में 200 से अधिक प्रजातियाँ। और उसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ पे जो अगर हम प्रजातियों में बात करें तो जो हमारे यहाँ पे जो आउल्स है, मतलब जिसे उल्लू हम बोलते हैं, उसकी 9 प्रजातियां हैं हमारे यहाँ पे, केवल हमारे राष्ट्रीय उद्यान में ज्ञात यहाँ पे है। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं जिसमें बड़े पेड़ से लेके छोटे जो वृक्ष है, जो झाड़ियाँ है, उसकी अगर हम बात करें तो 1200 से अधिक प्रजातियां हमारे राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, वनस्पति या प्रजाति है जिसकी हम बात करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरे जो हमारे जैसे बटरफ्लाइज है, तितलियां अगर हम बात करें तो 100 से अधिक प्रजातियों की तितलियां हमारे वन्यजीव मतलब हमारे उद्यान में पाई जाती है। उसके अलावा हमारे जो दूसरे जो वन्यजीव है जिसकी हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो चौसिंगा है, हिरण है, उसके अलावा जो है जो सबसे छोटा हिरन जिसको हम बोलते हैं वो भी हमारे यहाँ पे पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं माउस डियर, तो वो भी हमारे यहाँ पे देखा जाता है। मतलब विविधताओं का ये अगर हम बात करते हैं तो ये सच में वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, ये मतलब मैं निश्चित कहूँगा कि हमारे जो विविधता के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे क्योंकि जो भूमिगत गुफाएं हैं हमारे यहाँ पे, लाइमस्टोन की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में भी आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। कई अलग अलग प्रकार के जो आपके जो मेंढक है, बैट्स है, जो चमगादड़ जिसको बोलेंगे, बहुत सारे प्रकार के जो स्पाइडर्स है, मकड़ियाँ है, वो हमारे राष्ट्रीय उद्यान के इन गुफाओं में देखने को मिलती है। और उस गुफाओं में आपको अंधेरे में, इतना घने अंधेरे में ये यहाँ पे अडॉप्शन इनका आपको एक देखने को अनुभव मिलेगा, और वो अद्भुत अनुभव आपको देखने को मिलता है। पर्यटकों के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस तरह से तैयार है, क्या है यहाँ पर पर्यटकों के लिए? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन भी संचालन है। और पर्यटन की अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान में तो हमारे यहाँ पे जंगल सफारी हम लोग कराते हैं, जिसमें जिप्सी जो सफारी वाहन होते हैं उसमें हम लोग जो है पर्यटकों को हमारे पूरा 15 लगभग किलोमीटर का पूरा एक ट्रेल करवाते हैं, जिसमें उनको प्रकृति को भी दिखाते हैं, उसके साथ साथ में वहाँ की जो जैव विविधता है, उसके साथ साथ में हमारी जो गुफाएं हैं, गुफाओं का भी उनको भ्रमण करवाया जाता है कि कैसे इन गुफाओं का संरचनाएं बनी है और क्या महत्व है, ताकि यहाँ से वो कुछ सीख के जाए और पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर सके। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे हम संस्कृति को भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रकृति और संस्कृति कैसे यहाँ इसका सामंजस्य कैसा है, ताकि हम कह सके कि प्रकृति और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है। और उसके लिए हम लोग जो है ग्रामीणों को हमारी पूरे इस इको टूरिज्म के साथ में हमने जोड़ा है। आपने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो विशेषताएं बताई हैं, मुझे लगता है कि इसने मन में एक उत्सुकता पैदा कर दी है कि अब इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण तो जरूर करना पड़ेगा। और ये उत्सुकता जो है वो इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों के मन में ज़रूर हुई होगी। कह सकते हैं कि आज का दूरदर्शन जगदलपुर का ये जो कार्यक्रम है, ये एक तरह से आमंत्रण है इस कार्यक्रम को देखने वाले को कि बस्तर आइए, बस्तर में बहुत कुछ है और सबसे विशेष है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे सभी दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।